नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 वीडियोस देख चुके हैं। पहले 2 वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में जीन पियाजे के बारे में हमने पढ़ा था और पार्ट 3 में मैं जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई थी। आई होप आपने तीनों वीडियोस को देखा होगा और लास्ट जो 3rd वीडियो था उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और जीन पियाजे आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो साइकोलॉजी की सीरीज़ में जो स्टार्टिंग में कर रही हूँ वो बेसिक से कर रही हूँ। साइकोलॉजी है क्या, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये क्या है और किस तरह से निकल के आया और आज हम इसे किस रूप में पढ़ते हैं। यहाँ से इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जो है, हम पास्ट की हम बात करें तो ये दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच हुआ करता था। ठीक है, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक ब्रांच था, मीन्स एक टॉपिक लगता था। उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक होता है। वैसे ही एक टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था आत्मा का विज्ञान, जिसे साइंस ऑफ सोल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी को वहाँ पर एक टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता था, जिसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। आत्मा के विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान विलियम जेम्स ने दी और आत्मा के विज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गाइकले ने किया। रुडोल्फ गाइकले ने 1590 में एक बुक लिखी साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने इस शब्द साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया इस आत्मा के विज्ञान के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कई कॉन्सेप्ट निकलते हैं। दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच थी, एक टॉपिक था, इसका नाम था आत्मा का विज्ञान। और इस आत्मा का विज्ञान को, अब तक तो ये टॉपिक था, इसे एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया, वो क्या, विलियम जेम्स ने। और इस आत्मा के विज्ञान को एक नया नाम दिया, वो नाम था साइकोलॉजी, वो दिया रुडोल्फ गाइकले ने। गाइकले ने इसका जिक्र अपनी बुक साइकोलॉजिया में किया है। अब बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस। साइके का मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी, मीन्स विज्ञान या अध्ययन। दोनों को जो हम एक साथ लेते हैं तो वही साइंस ऑफ सोल मीन्स आत्मा का विज्ञान, वो टॉपिक निकल के आता है। अब आगे हुआ क्या, अब तक देखो एक टॉपिक को सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया, नया नाम मिल गया, लेकिन अब ये देखा जाता था कि इसे रखें किस कैटेगरी में। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आपके पास में कई कैटेगरीज होती हैं। तो इस फ्री सब्जेक्ट को साइंस के रूप में आइडेंटिफाई किया, वो क्या, विलियम वुंट ने। और विलियम वुंट ने ही साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब मीन्स मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग नामक शहर में स्थापित की। ठीक है, और लिप्जिंग कहाँ है, जर्मनी में पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब किसने ओपन की और कहाँ ओपन की गई, कब ओपन की गई। तो विलियम वुंट ने की, 1879 में की और लिप्जिंग में की, जो कि जर्मनी का एक शहर है। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपके लेके आई हूँ कि ये साइकोलॉजी जो कि किसकी ब्रांच था, दर्शन शास्त्र की, इसे वहाँ पर एक टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता था। इस टॉपिक को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान विलियम जेम्स ने दी। इस टॉपिक के लिए साइकोलॉजी नाम जो है वो रुडोल्फ गाइकले ने दिया और रुडोल्फ गाइकले ने इस बात का जिक्र साइकोलॉजिया में किया, 1590 में लिखी है बुक। उसके बाद साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, उसे एज ए साइंस जो आइडेंटिफाई किया विलियम वुंट ने किया। और वुंट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग में खोली। ठीक है, इस जगह से अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। जब एक फ्री सब्जेक्ट निकल के आया, एक साइंस बता दिया इसे, तो लोगों ने बोला इसमें कंटेंट क्या रखोगे। जैसे आपसे पूछा जाए आप जूलॉजी में क्या पढ़ते हो, आप बॉटनी में क्या पढ़ते हो, आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, आप बता दोगे। ऐसे जब ये फ्री सब्जेक्ट बना तो लोगों ने पूछा कि आप इसको डिफाइन करो कि आप इसके अंदर पढ़ाओगे क्या और किस तरह का कंटेंट आप इसको रखोगे। ठीक है, तो उसकी नेचर डिसाइड की गई। अब देखो, सबसे पहले जो प्लूटो, देकार्ते, अरस्तु, सुकरात, ये लोग आए, इन लोगों ने इसे वापस से वही जिसका नाम था साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान ही कहा। जब लोगों ने पूछा इनसे, भाई आप इसको आत्मा का विज्ञान क्यों कह रहे हो, तो इन्होंने बताया कि इसमें हम आत्मा का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, एक चीज़ होती है मूर्त से अमूर्त की ओर,
ठीक है। मीन्स जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आपको ये टीचिंग मैगजीन याद रखना पड़ता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जब तक आप किसी चीज़ का कॉन्क्रीट बच्चों को नहीं दोगे, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट तक नहीं ले जा सकते। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट हम नहीं चलते, हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं। तो आत्मा का कोई मूर्त रूप ही नहीं था, और हमें बच्चों को सबसे पहले मूर्त रूप में देना होगा कोई भी कंटेंट। तो चूंकि आत्मा कोई मूर्त रूप ही नहीं था, ये लोग इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, डिस्क्राइब कर ही नहीं पाए, इसीलिए ये डेफिनेशन जो थी रिजेक्ट हुई। ठीक है। उसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें इस साइकोलॉजी को, मीन्स मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान कहा गया। अब मन का विज्ञान कहने वाले पैम्पानोजी और पेस्टालोजी, ये दो लोग समर्थक थे। जब वही कॉन्सेप्ट इनके साथ आया कि भाई आप मन का विज्ञान क्यों कह रहे हो, तो इन्होंने बोला कि हम इसमें माइंड को स्टडी करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं। इनसे भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया, क्योंकि ये भी मन का कोई मूर्त रूप नहीं दे पाए, इसीलिए ये परिभाषा भी गलत साबित हुई। ठीक है बच्चों, जब तक हम बच्चे को कोई मूर्त रूप नहीं देंगे तब तक बच्चा उस चीज़ को समझेगा नहीं। तो हमें जब भी टीचिंग में आएंगे या हम कोई भी चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं, सबसे पहले कॉन्क्रीट उसे देना पड़ेगा। हमारा टीचिंग मैगजीम ही है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मन के विज्ञान के समर्थक कौन कौन थे। पैम्पानोजी का नाम कई बार पूछा है, तो पैम्पानोजी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार पूछता आत्मा के विज्ञान में से इनमें से कौन समर्थक नहीं था, तो 3 नाम आपको देखिए, एक कुछ और दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ये नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेतना का विज्ञान। अब देखिए, चेतना का विज्ञान जब कहा तो ये विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली 3 नाम आते हैं, याद कीजिएगा अच्छे से। विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, तीनों ही इसके बड़े समर्थक थे। ठीक है, अब हुआ क्या, काफ़ी हद तक 80% लोगों ने इसको स्वीकार किया कि चेतना का विज्ञान है। इन्होंने बोला हम चेतना का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान में हम कॉन्शियसनेस का स्टडी करते हैं। बट हुआ क्या, इसी ग्रुप में जो लोग थे, मिस फ्रॉइड भी पहले इनके साथ में कनेक्टेड था। फिर फ्रॉइड का अलग ही कॉन्सेप्ट था। फ्रॉइड कहता है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी होते हैं, आप उनको भी ऐड करो। ये लोग उससे एग्री नहीं करते थे। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्शियसनेस को ही बढ़ावा दे रहे थे। तो लोगों जो 20% लोग जो इनसे सहमत नहीं थे, धीरे धीरे उनका जो ग्राफ था बढ़ने लगा। लोग इनसे क्वेश्चन करने लगे कि आप कॉन्शियसनेस को ही स्टडी कर रहे हो, चेतन मन को ही कर रहे हो, अवचेतन और अचेतन जो है, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस जो है, आप उसको क्यों नहीं बता रहे हो। तो इसी रीज़न से ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हुई। इसका मेजर रीज़न यही था, फ्रॉइड इनसे अलग हो गया। और ये जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक बुक लिखी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी, तो विलियम जेम्स ने लिखी। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक ग्रुप आया जो लेके आया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार का विज्ञान है, इसमें वॉटसन, वुडवर्ड, थॉर्नडाइक, फ्राइड यहाँ आया। फ्राइड क्यों आया, क्योंकि देखो जब फ्रॉइड अपना कॉन्सेप्ट लेके यहाँ से गया तो ये इन लोगों से मिला, वॉटसन से मिला। वॉटसन को अपना कॉन्सेप्ट समझाया, वॉटसन ने अच्छे से इसको स्टडी किया। फिर वॉटसन ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ बिहेवियर। अब इसने जब इससे पूछा गया कि आप स्टडी करो, तो इसने बहुत क्लियरली जवाब दिया कि हम साइकोलॉजी में आत्मा को, मन को, चेतना को, इनको स्टडी नहीं करते हैं, हम इंसान के व्यवहार को स्टडी करते हैं। अब वो व्यवहार जो है किसी भी माइंड का हो, कॉन्शियस माइंड का हो, सबकॉन्शियस माइंड का हो, या फिर अनकॉन्शियस माइंड का हो। इन लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया। वॉटसन ने एग्जांपल दिया कि 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ये एग्जांपल मैं अधिकतर अपनी क्लास में देती भी हूँ। 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आप ये 3 लोग एक ग्रुप बैठा हुआ है, आप उनमें से बताइए कि एक इंसान पागल है, आप कैसे जज करेंगे। आप उसकी आत्मा को पढ़ सकते हैं, आत्मा वालों से पूछा इन लोगों से, आप आत्मा को पढ़ के बताइए, ये नहीं बता पाए। इनसे कहा ठीक है आप मन को पढ़ के बताइए, नहीं बता पाए। ये चेतना को पढ़ के बताइए, ये उसको भी नहीं बता पाए। उसने एक छोटा सा एक्टिविटी कराई, एक छोटा सा वर्क कराया, जैसे उन लोगों ने व्यवहार किया तुरंत उसने बता दिया कि देखो ये पागल है। ठीक है, क्योंकि हम व्यवहार को स्टडी करते हैं यहाँ पर। इसी पूरे कॉन्सेप्ट वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और वर्तमान में ये व्यवहार को अपनाया हुआ है। ये डेफिनेशन जो कोटेशन है कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है वॉटसन। वॉटसन कहता है मुझे एक बच्चा दो और बताओ इसे क्या बनाना है। ये भी व्यवहारवादी था कि बच्चे के व्यवहार में वही चीज़ डालूंगा जो आप बताओगे। उसके बाद छोटे से कॉन्सेप्ट है कि बाल मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो स्टैनली हॉल को कहा जाता है।
प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो विलियम वुंट को कहा जाता है, क्योंकि देखो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान फर्स्ट प्रयोगशाला खोली थी, ठीक है। फिर मनोविज्ञान के जनक हैं जो विलियम जेम्स और विलियम वुंट, दोनों का ही नाम मिलता है। अब क्यों मिलता है? विलियम जेम्स ने सबसे पहले मनोविज्ञान की खोज की, लेकिन अमेरिका में की, इसलिए इन्हें अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को एक पहचान दी, इसीलिए विलियम वुंट का भी नाम आता है, ठीक है। तो दोनों नाम एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा, और ये तो विलियम वुंट को पूछ लेता है वो, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अभिवृद्धि और विकास। अब अभिवृद्धि विकास होता क्या है? अभिवृद्धि जो है वो आकार वो भार के मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। मीन्स किसी चीज के शेप में या उसके वेट में जो क्वांटिटिव परिवर्तन चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड है अभिवृद्धि। विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है, ठीक है। विकास में मात्रात्मक परिवर्तन भी काउंट होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट है अभिवृद्धि विकास में अंतर। अब होता क्या है, अभिवृद्धि जो है सीमित चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, और विकास जो है निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब अभिवृद्धि सीमित चलने वाली प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चे की हाइट बढ़ना, ठीक है, हाइट बढ़ती है बच्चे की, एक एज के बाद में रुक जाती है। क्या वो लास्ट तक चलती रहती है? नहीं चलती। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पर हाइट रुक जाती है, मीन्स एक सीमित प्रक्रिया है। तो हाइट का बढ़ना क्या है? अभिवृद्धि है। हाइट को नापा भी जा सकता है, बताया था मैंने, यहाँ पर परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। आपने देखा होगा हम कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है एंड भी वहीं हो जाता है, ठीक है। वृद्धावस्था बिल्कुल आपके शेष अवस्था के समान हो जाती है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जो है बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, आप इसे देख सकते हो। हाइट का बढ़ना आप देख सकते हो, बालों का बढ़ना आप देख सकते हो। जो जो चीज़ जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसके भार में परिवर्तन हो रहा है, वो अभिवृद्धि है और वो बाह्य है। बाह्य है तभी तो आप उसके आकार और भार में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। ये मात्रात्मक होती है, तभी तो आप इसे नाप तोल सकते हो। ये स्वतंत्र नहीं होती। अभिवृद्धि जो है फ्री नहीं होती, ये विकास का एक पार्ट है, अपने आप में फ्री नहीं है। अभिवृद्धि को नापा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बाह्य है, मात्रात्मक है, मात्रात्मक चीजें नापी जा सकती हैं। बात करें विकास की, विकास आंतरिक होता है, ठीक है। आप इसके गुणों को बता सकते हो, लेकिन आप नाप तोल कर नहीं बता सकते। ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन स्पेशल बात करें तो इसकी गुणों को ही हम बता सकते हैं। ये स्वतंत्र इकाई है, फ्री है, इसे नापा नहीं जा सकता। उसके बाद हम ग्राफ की बात करें तो अभिवृद्धि का ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ चलता है। कभी आपने देखा है किसी की हाइट 5.5 से घटकर 4.5 हो गई हो? नहीं होती ना। अभिवृद्धि ऊपर तक चलती है, निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो लंबवत ग्राफ इसका आता है। बात करें विकास का, विकास वर्तुलाकार चलता है। कभी हम डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। नेक्स्ट टॉपिक है विकास के सिद्धांत, ठीक है, या अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बात करते हैं नंबर 1, विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है, वो उल्टा दे देता है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और 3 ऑप्शन इसी में से देगा। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ओके। जैसे शुरुआत में बच्चा सभी लेडीज को माँ कहता है और सभी आदमियों को पापा कहकर बोलता है, क्योंकि सामान्य सी बात है, मम्मी पापा शब्द वो सीखता है सबसे पहले, सबको मम्मी पापा बोलता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मम्मी को मम्मी और अपने पापा को पापा कहने लगता है, मैं विशिष्टता की ओर जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपने देखी होगी कि एक और एग्जांपल से मैं लूँ कि बच्चा जो है धीरे धीरे, जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल है, क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, तो एक और एग्जांपल से बात करते हैं कि एक बच्चा जब छोटा सा होता है, पालने में होता है, तो हम उसको बोलते हैं जैसे दादी, बेटा ये दादी है, ये दादा है, ये मम्मी है, ये पापा हैं। तो बच्चा एक सिंपल सी इमेज अपने दिमाग में बनाता है कि हाँ चलो डंडा लिए हुए हैं, ये दादाजी हैं, और ये चूड़ियाँ पहनती है, ये मेरी दादी है, और ये सलवार सूट पहने ये मेरी मम्मी है, ठीक है। अब वो उसके दिमाग में यही साधारण सी बातें बन जाती हैं कि हाँ कि ये लाठी वाले मेरे दादाजी हैं, चूड़ी वाली दादी है, और सलवार सूट वाली मम्मी। अब जब सलवार सूट में कोई और लेडी को देखता है उसको ही मम्मी बोलता है,
ठीक है। अब वो लाठी वाले किसी और आदमी को देखता है तो उसको भी दादाजी बोलता है। मीन्स सामान्य सी चीज़ें वो सीखता है। फिर धीरे धीरे विशिष्टता को अपनाता है कि नहीं भाई, हर लाठी वाला दादाजी नहीं होता, हर चूड़ी वाली दादी नहीं होती। ऐसे विशिष्टता को अपनाता चलता है। मीन्स सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य सी बातें पहले उसके अंदर आती हैं, फिर विशिष्टता की ओर चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे सभी बच्चों का विकास स्टेप बाय स्टेप समान होता है, परंतु हर बच्चे में उसकी वृद्धि के अनुसार समय लेता है। मीन्स एक रूपता का सिद्धांत एक रूप से तो होता है, लेकिन हर बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी एक पर्टिकुलर जो बॉडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होता है। सिंपल सी एक लैंग्वेज में समझते हैं। मैं ये जो बुकिश लैंग्वेज है इसको छोड़ते हैं। यूनिफॉर्म से मतलब क्या समझते हैं आप? स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म एक ही होता है स्कूल में, लेकिन हर बच्चे को अलग अलग साइज का आता है। ठीक है, तो वही एक रूपता का सिद्धांत है। होंगे एक जैसे, लेकिन बॉडी शेप सबका अलग अलग होगा। मीन अलग अलग बॉडी के अनुसार इसको ड्रेस आएगा। वही बात तो कह रहे हैं कि बच्चों में स्टेप बाय स्टेप एक समान होता है, परंतु हर बच्चे में वृद्धि के अनुसार समय लेता है। ठीक है, वही चीज़ है कि यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक यूनिफॉर्म है, लेकिन हर बच्चे को उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट आता है। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक बनावट, मानसिक कार्य प्रणाली, कार्य व सामाजिक व्यवहार आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता रखता है। ये तो हो गई बुकिश इन्फॉर्मेशन। अब मेरी लैंग्वेज में समझिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मीन्स हर व्यक्ति, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब में हुआ है। ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, दोनों जेंट्स हैं, दोनों बॉय हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अंतर रखते हैं। हम भी इतने लोगों से मिलते हैं, 1000 लोगों की भीड़ में भी आप अपनी एक अलग पहचान रखते हो, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे जीन पियाजे पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था जीन पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज थी संवेदी पेशी अवस्था उसमें मैंने बताया था आपको उसकी जो 6 उपावस्थाएं थी। वहां पर एक अवस्था में बताया था कि बच्चा चीज़ों को इधर उधर करना शुरू कर देता है, चीज़ों को इधर टच करने की कोशिश करता है, पर पकड़ने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एकीकरण करना नहीं जानता। ठीक है, अब वो एकीकरण का सिद्धांत यही है कि ये पूर्ण अंश की ओर चलता है। ठीक है, ये पूछा जाता है एकीकरण का सिद्धांत पूर्ण अंश की ओर चलता है, तो ये पूर्ण अंश क्या है? जैसे मतलब पूरे से छोटे की ओर, ज्यादा से कम की ओर। ऐसे जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है तो चलने के लिए क्या वो तुरंत अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है? नहीं करता ना। बच्चा चलने के लिए पूरी बॉडी का यूज करता है। आपने देखा हो तो क्रॉलिंग करता है, वो घुटमन चलना स्टार्ट करता है, तो घुटमन चलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो पैरों दीवार को पकड़ कर चलना सीखता है, फिर फाइनली लास्ट में उसे समझ में आता है कि हाँ पंजों के बल पर चला जाता है। ठीक है, मीन्स पूर्ण अंश की ओर चला, पूरी बॉडी का यूज करता था, अब पर्टिकुलर पैरों का यूज करना शुरू किया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब बच्चा किसी चीज को पकड़ना सीखता है, जब मैं प्याजे में आपको बताया था कि जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन थी कि उसमें फर्स्ट बॉडी मूवमेंट करना शुरू करता है, और जो नेक्स्ट आई थी उसमें चीज़ों को टच करना स्टार्ट कर देता है, वो ऐसे टच करता है। ठीक है, अब वो पकड़ने की कोशिश करता है, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, बट आप पकड़ने के लिए पूरा हाथ का यूज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो समझ में आता है कि पकड़ने के लिए हाथ का नहीं, फिंगर्स का यूज किया जाता है। मीन्स पूर्ण से कहाँ गया? अंश की ओर। पहले पूरे हाथ का यूज कर रहा था, अब पर्टिकुलर फिंगर्स का यूज करने लगा। तो एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है पूर्ण से अंश की ओर चलता है। पहले पूरी बॉडी को यूज करता था, अब पर्टिकुलर लेग्स को वो यूज करने लगा। नेक्स्ट जो है हमारा 6 नंबर है वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता का सिद्धांत। अब ये समझिए, वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास शुरू तो एक साथ होते हैं, लेकिन वृद्धि मीन्स ग्रोथ जो है एक स्टेज पे जाकर रुक जाती है। ठीक है, बताया था मैंने आपको कि ये सीमित होती है, एक स्टेज के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलता है, बर्थ टू डेथ, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। इसीलिए इनकी दर में भिन्नता होती है। कई एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अभिवृद्धि विकास स्टार्ट एक साथ होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे में डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है।
कई बार ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, डेवलपमेंट कम होता है, मीन घर में भिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा 2 एज के बच्चे, एक बच्चा बहुत लंबा है लेकिन उसका फिजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, एक बच्चा की हाइट कम है लेकिन उसका डेवलपमेंट भी कम कम हो रहा है। सॉरी, एक बच्चे की हाइट कम है लेकिन डेवलपमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, और एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है, उसका डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। मीन्स दर में भिन्नता चलती है दोनों में, है ना, एक साथ नहीं होता। और एक चीज़ के बाद तो ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट आगे तक चलता है। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब ये कहता है परस्पर संबंध का सिद्धांत कि विकास की हर अवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ तो मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, मानसिक विकास अच्छे से हुआ तो बच्चे का व्यवहार का विकास अच्छे से होगा, व्यवहार अच्छे से विकसित हुआ तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास अच्छे से होगा। मीन्स हर एक जो विकास है, हर एक अवस्था जुड़ती है। एक क्वेश्चन भी आया था मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है उसका, कि एक बच्चे को त्रिभुज बनाना नहीं आता, ठीक है, और उसको टीचर ने स्टार बनाने को दे दिया, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये क्या है? इनमें परस्पर संबंध नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा त्रिभुज बनाना सीखेगा तभी वो स्टार बना पाएगा। जब टीचर ने त्रिभुज बनाना सिखा दिया, अब टीचर समझ जाएगी कि ये बच्चा अगर सीख गया तो इसको बच्चा आसानी से बना लेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, डायरेक्ट जंप नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो परस्पर संबंधी, यहाँ से हम कुछ सीखेंगे, जैसे क्लास फर्स्ट में कुछ सीखा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर सिक्स में, फिफ्थ में, फिर सिक्स में, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि हर एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड होती है, बेस क्लियर करती है, वही परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अब विकास की दिशा जो है 2 तरह से होती है, ठीक है। एक तो, अब इसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता, आप हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा, पर लेकिन इसमें जो विकास होता है वो हेड टू टो के लिए होता है, मीन सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। ये जो प्रोक्सिमो डिस्टल है इसका तो फिर भी मिल जाता है, निकट दूर का सिद्धांत इसी से आता है, निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत कहता है कि पहले विकास केंद्र से होता है और विकास फिर परिधि की तरफ चलता है, अंदर से बाहर की ओर, और ये चलता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी सिद्धांत ये कि विकास को देखते हुए प्रारंभिक भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा, और अधिकतर भविष्यवाणी हम ऐसी करते रहते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी जरूरी नहीं है सच भी हो, इसीलिए भविष्यवाणी है ये। कई बार बच्चों को देखकर आइडिया लगा लिया जाता है कि फ्यूचर में क्या बनेंगे। नेक्स्ट है विकास का वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत। मीन्स विकास पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। किसी एक के बारे में हम नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम ज़्यादा है और वातावरण नहीं है, दोनों का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो ये थे अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी और थोड़ा सा इसका ब्रीफ मैं आपको दूंगी, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो इनके क्वेश्चंस के लिए होगा। अगर आप किसी भी वीडियो को पढ़कर फिर क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी और आपको खुद को मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, जब आपके क्वेश्चंस जो है सही होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।